Self-assessment question 6, unit 2, kinematics. If vector A has a component 2, minus 3, 5, and the vector B has component minus 1, 4, and 2, what is their डॉट प्रोडक्ट? तो बेसिकली यहाँ पर आपने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स के लिए आपने दो वेक्टर्स को ड्रॉ किया है। तो वेक्टर ए आपने ड्रॉ किया है जो कि इस पॉइंट को इंडिकेट करे। तो इसके लिए वेक्टर क्या बन जाएगा? ये होगा 2i कैप माइनस 3j कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 5k कैप आ जाएगा। ठीक है। और जो वेक्टर बी है वो क्या आ जाएगा आपके पास? -1। अब 1 नहीं लिखते हम, तो सिंपल आप क्या लिखोगे? माइनस आई कैप और क्या आ जाएगा? +4j कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2k कैप आ जाएगा। ठीक है। और आपने क्या करना है? आपने ए डॉट बी जो है वो कैलकुलेट करना है और हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं इन दोनों वेक्टर का। सॉल्व करते हैं और हमें पता है कि ए डॉट बी कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लोगे वेक्टर बी के साथ, तो वेक्टर ए लिखोगे पहले आप 2i कैप -3j कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +5k कैप। ठीक है। और यहाँ पर डॉट ले रहे हो वेक्टर बी के साथ जो कि क्या है? -i कैप +4j कैप +2k। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? ये जो 2 है, यहाँ पे ये जो 2i है, बेसिकली इसका डॉट प्रोडक्ट आप i के साथ भी लोगे, j के साथ भी और k के साथ भी। मतलब कि यहाँ पर इस वेक्टर 2i का यहाँ पे जो आपके पास कंपोनेंट है 2i, तो इसका आप इन तीनों के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट लोगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये होगा 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और क्या आ जाएगा? आई डॉट आई। इसी तरीके से जे के साथ भी लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? आई डॉट जे। सिमिलरली यहाँ पे 2 का इसके साथ लोगे, 2 और 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आई डॉट के। ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे? यहाँ पर ये जो आपके पास 3j है, इसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे इन तीनों के साथ, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जो 3i है तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, देन इसके साथ एंड देन फिर इस वाली टर्म के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट लोगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? जे डॉट आई। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या होगा? माइनस और ये क्या है? +4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिखोगे? जे डॉट जे आ जाएगा। सिमिलरली इसके साथ करोगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 4 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? जे डॉट के आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो लास्ट टर्म है आपके पास, अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पर 5k का आप इन दोनों के साथ जब डॉट लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये होगा 5 1 जा 5 और प्लस माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा? के डॉट आई। ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ लोगे तो क्या होगा? 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 और यहाँ पे इसके साथ जो साइन आएगा वो किसका होगा? प्लस का साइन होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे के कैप डॉट जे। इसी तरह इसके साथ लोगे 5 2 ज़ा 10, तो ये होगा प्लस का 10 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? के डॉट के आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो, हमने जैसे कि देखा है कि आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, ये सब 1 के इक्वल होते हैं। और यहाँ पर जो आई डॉट जे है या जे डॉट के है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जे डॉट के या जे डॉट जे। तो इस तरीके से ये जो तमाम होंगे ये सब किसके इक्वल होंगे? 0 के इक्वल होंगे। तो ये जो सेम सेम है वो 1 के इक्वल होंगे और जो डिफरेंट हैं वो सब क्या होंगे? 0 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आई डॉट आई 1 के इक्वल होगा, जे डॉट जे 1 के इक्वल होगा और के डॉट के क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 होगा और ये भी क्या होगा? 0 होगा। तो जो सेम होंगे वो सिर्फ 1 के इक्वल आएंगे, जैसे कि ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है। तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? -2 और जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 आ जाएगा तो -12 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? +10 आ जाएगा। ठीक है। तो 12 में से जब 10 जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? -2 तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? -4 आ जाएगा। तो जो डॉट प्रोडक्ट आया है इन दोनों वेक्टर्स का वो क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू -4। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इस पूरे ब्रैकेट को इसके साथ डॉट लिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? शॉर्टली करने के लिए हम सिंपल डायरेक्ट से ये स्टेप कर लेते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हमें पता है बाकी टर्म 0 है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं और वो क्या होगा? 2
i.i और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 12j.j एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 10k.k। ठीक है, क्योंकि यही सब जो है वो 1k इक्वल हो गया, बाकी सब जो है वो जीरो होंगे, तो इसी वजह से हम डायरेक्ट से ना ये वाले स्टेप कर रहे थे, पूरा इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताएगा कि इस तरीके से होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तीन टर्म्स जो है 1k इक्वल आती हैं, बाकी सब जो है वो जीरो हो जाती हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेल्फ असेसमेंट का। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज इट इंडिकेट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स मोशन। तो आपसे कहा जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होगी। तो बेसिकली देखो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक एक्स एक्सेस होता है और दूसरा वाई एक्सेस होता है। तो एक्स एक्सेस पे हम टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सेस के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट को जो है वो प्लॉट करते हैं लाइक दिस। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो ग्राफ है बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। और अगर आप देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, और जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर ये जो स्लोप होगा ये किसके बारे में बताएगा, आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर अगर स्लोप आप निकालो तो क्या होता है, डेल वाई ओवर डेल एक्स होता है। तो यहाँ पे जो डेल वाई है बेसिकली वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डेल एक्स जो है वो आपके पास क्या है, टाइम है। और जो स्लोप है वो किसके बारे में बता रहा है आपको, वो आपको बता रहा है वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पे आपके पास क्या जगह, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा वेलोसिटी के बारे में, उसका स्लोप है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये क्या होता है, आपके पास डेल एक्स होता है, और यहाँ पे ये जो है वो क्या होता है, डेल वाई होता है। तो ये जो डेल एक्स होता है ये क्या है, बेसिकली टी है, और यहाँ पे जो डेल वाई है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विल remain constant means that the velocity remains constant if the displacement time graph is a straight line। तो जब स्ट्रेट लाइन है आपको इस तरीके से स्लोप मिल रहा है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा यहाँ पर। और इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है उसको अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। Next question is what does the area under a velocity time graph represent, कि velocity time graph का जो area under the curve है क्या represent करता है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कैसे बनाते हो कि आप एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करते हो और वाई एक्सिस के ऊपर आप किसको प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं, जिसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। अब लेट्स सपोज ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। तो आपने क्या करना है कि बेसिकली देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं उसका जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। लेकिन उसका जब आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को करेगा, मतलब उस बॉडी ने कितने टाइम में, उस स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आपको जो भी ग्राफ गिवन होगा आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी आपने, ठीक है, तो आपको एक शेप बनती हुई नजर आ रही है, वो जो शेप है वो किस तरह की शेप है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब एरिया आपने कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर द ग्राफ। अब हमें ये पता है कि एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ट्राइंगल की शेप है, दैट्स मीन कि यहाँ पे किसका एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, या एरिया अंडर द कर्व अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको क्या बताएगा, वो आपको डिस्टेंस बताएगा या डिस्प्लेसमेंट बताएगा, उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और यहाँ पर अगर आप देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा आपके पास, आपको जैसे कि पता होगा कि यहाँ पर ये इसकी बेस कहलाती है और यहाँ पर ये इसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। हम इसको ये इस तरीके से लिखेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस जो है वो क्या है, टाइम है, और हाइट जो है उसकी वेलोसिटी है। तो बेस की जगह पे आप क्या लिखोगे, टाइम, और वेलोसिटी की जगह, यहाँ पर हाइट की जगह पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हाफ वी टी करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे इस ग्राफ का तो ये आपको किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। तो लिखना कैसे है, द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो रिप्रेजेंट करेगा उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, व्हाइल द वर्टिकल एक्सिस
रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वर्टिकल एक्सिस है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द ग्राफ शोज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम। तो ये क्या ग्राफ शो कर रहा है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है या जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से मैं एक और ग्राफ बना के जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। या लेट्स सपोज कि हमारे पास जब ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हम टाइम को प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पर हम वेलोसिटी को प्लॉट कर रहे हैं जिसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। अब जो ग्राफ बना हुआ है ना वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो आपने क्या करना होगा, आपने पहले इस ग्राफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना होगा, मतलब इसमें कौन कौन सी शेप्स बनी। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, राइट, और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो आपको दो तरह की शेप बनती हुई नजर आ रही है। तो देखो टाइम यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर क्या होता है, टाइम जो है वो जीरो होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज कुछ ना कुछ जो है वो टाइम था t2 जो था जिसके ऊपर बॉडी की जो वेलोसिटी वो, तो देखो टाइम हमारे पास जीरो है तो उस टाइम बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। फिर उसके बाद बॉडी जो है वो यहाँ से अगर आप देखो उस बॉडी के अब इस पॉइंट के ऊपर बॉडी आ गई है तो इसकी आप यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीजिंग स्लोप है। दैट्स मीन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, v2 हो गई है। और यहाँ पे जो टाइम है वो क्या कहलाएगा, t2 कहलाएगा। तो मैं t2 को क्या बोल देती हूँ कि वो क्या है, t है, ठीक है। और यहाँ पे ये इनिशियल टाइम है जो कि t1 है, लेट्स सपोज वो क्या है, जीरो है क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखो इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, दो तरह की शेप बन गई है। अब यहाँ पे हमें क्यों इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि देखो हमें बेसिक जो शेप्स है उनका एरिया पता होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बेसिक शेप्स है जिनका हमें एरिया पता होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अपने जो भी ग्राफ्स होगा और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दो तरह की शेप बनी, एक ट्राइंगल की बनी है और दूसरी जो है वो रेक्टेंगल की बनी है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के एरिया को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये v1 होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, v2 होगा। लेकिन अगर मुझे ये बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ पर तो ये क्या होगा, डेल v होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जो कि होगा v2 माइनस v1 होगा। और यहाँ पे अगर आप देखो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस टाइम को हम लिखेंगे यहाँ पर डेल टी, जो कि किसके इक्वल होगा, डेल टी होगा t2 माइनस t1। अब आपको पता है कि t1 तो है जीरो और t जो है t2 जो है वो किसके इक्वल है, t के। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, t लिखेंगे यहाँ पे कि जो डेल टी है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो आप क्या करोगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे दो तरह के एरिया, एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर आप यहाँ पे देखो लेंथ है आपके पास जो कि क्या है, वी आई, तो यहाँ पे आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। और ट्राइंगल का आएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे ये इसकी बेस है ट्राइंगल की और ये इसकी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी हाइट है। तो आप क्या लिखोगे, एस इज इक्वल्स टू लेंथ क्या है, वी आई है, और ब्रेथ जो है वो उसकी क्या है, टी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ, और बी यहाँ पे बेस क्या आपके पास अगेन टी है, जबकि जो हाइट है वो आपके पास क्या है, डेल वी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ। अब अगर आपको अदर एक्सप्रेशन क्या होती है आपके पास, डेल वी ओवर टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इसकी जगह पर कि यहाँ पर अगर मैं इसको इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ तो ये इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, 8, या हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टी आ जाएगा यहाँ पर, डेल वी की जगह पे क्या लिखोगे, ए टी करके लिखोगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी आई टी प्लस हाफ और ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है। तो बेसिकली आपने क्या किया, वहाँ पे भी आपने एरिया अंडर द ग्राफ को यूज करते हुए इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन जो है ग्राफिकल मेथड से आप सिंप्लीफाई निकाल रहे हो। अगर आपको इसमें हर की क्वांटिटी का जो यूनिट हो क्या होगा, मीटर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने क्या करना है, एरिया टू द ग्राफ जो ग्राफ से फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आप इस तरीके से ग्राफ ब्रेकअप कोशिश करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, शेप्स बनाने की कोशिश करनी है। देन उसके एरिया को जब आप सम कर दोगे तो आपको एरिया टू द डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली हाउ डज इट वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस ओवर द टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो प्रोजेक्टाइल जो मोशन होती है वो टू डायमेंशनल मोशन होती है जिसमें यहाँ पर हमारे
एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो करता है इस तरीके से। और यहाँ पे होता क्या है कि आप ऑब्जेक्ट है जिसको आप थ्रो करते हो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या कहलाती है, वी नॉट कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी वो क्या है, वी नॉट है, और यहाँ पे ठीक है, थीटा है। जब कोई वेक्टर जो है वो यहाँ पर कुछ एंगल बनाता है, तो आप क्या करते हो, उसको उसके कंपोनेंट से ब्रेक कर देते हो। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और दूसरा इसका कौन सा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जो कि क्या होगा, एफ वाई होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यही करोगे, इस वेलोसिटी को इसके दो कंपोनेंट से ब्रेक करोगे। एक इसका होगा यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और एक होगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, वी नॉट एक्स, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, वो कहलाएगा वी नॉट वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया है वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया है, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हर एक एक पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर वी नॉट एक्स हर एक एक पॉइंट के ऊपर अगर आप देखो यहाँ पर वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, वो इस वजह से सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग जो डायरेक्ट जो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो क्या है, जीरो है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। जब कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वी नॉट एक्स और वी एक्स, वो आपस में क्या है, वो सेम ही है, वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर एक्सलेशन नहीं है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है। जब कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन है, और वो कौन सी एक्सेलरेशन है, नीचे डाउनवर्ड जो है हर एक एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्ट करी। तो हर एक एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हर एक एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वो डिक्रीज होगा। वो इस वजह से डिक्रीज होगा क्योंकि ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे की तरफ जो है वो पुश करेगी, ठीक है। तो ग्रेविटी इसको बोलेगी नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। तो जिसकी वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, और जैसे ये मैक्सिमम हाइट आप हाइट अचीव करते हो, तो उस पॉइंट पे यहाँ पर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये तो हो जाता है जीरो। फिर एंड देन फर्दर जब ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है तो वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से इंक्रीज होता है, एंड देन फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट जो इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्रेविटी इसको नीचे बुला रही है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर जैसे इसने मैक्सिमम हाइट अचीव करी, टर्निंग पॉइंट है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि जी की वैल्यू भी उसी डायरेक्शन में है, और यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो भी उसी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये तो जब होगा जब आपने क्या किया, लेट्स सपोज आप एक ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए थे और आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ग्राउंड से, और वो इस तरीके से ग्राउंड पे जाकर वो है लैंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज कि आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो, हॉरिजॉन्टली थ्रो का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हो या किसी कर्व पे खड़े हुए हो, वहां पे उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही अगेन ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब आपने जब उस बिल्डिंग पे खड़े हुए जब आप उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, तो अब आप उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके उसको थ्रो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या दोगे, आप वी एक्स वेलोसिटी के साथ थ्रो करोगे। तो यहाँ पे जो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी वो क्या है, वी एक्स है। अब इसका जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर आप कंप्लीट करो तो ये वही प्रोजेक्टाइल ही मोशन है आपके पास टू डायमेंशनल। बस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सॉरी पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पूरी ट्रेजेक्टरी के ऊपर वो क्या रहने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाला है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरी जर्नी के अंदर जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। तो ए एक्स जब जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि जो वी नॉट एक्स है वो किसके इक्वल होगा, वी एक्स के इक्वल होगा। मतलब पूरी पूरी जर्नी अगर आपने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब क्या है, पूरी इस जर्नी के अंदर जो इसकी वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, ठीक है। लेकिन जब मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करती हूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है इस पॉइंट के ऊपर, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, जीरो है। जब आपने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था उस बिल्डिंग पे खड़े होकर, तो यहाँ पर जो वी नॉट वाई है वो तो क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे आपने इसको थ्रो किया है तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये टाइम के साथ साथ आगे की तरफ मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हर एक एक पॉइंट पे नीचे डाउनवर्ड लग रही है। हर एक एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इस तरीके से डाउनवर्ड लग रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर आप यहाँ पे बात करो
तो वो क्या होगा, जैसे-जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा तो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे ये 0 था, लेकिन जैसे-जैसे आगे मूव करेगा आहिस्ता-आहिस्ता वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होगा और मज़ीद इंक्रीज़ होगा, इस तरीके से और इंक्रीज़ होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सेशन ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता करके क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो Vy है वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर लेट्स सपोज़ ग्रेविटी नहीं होती है, ठीक है? तो अगर ग्रेविटी नहीं होती, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट अगर आपने इसको हॉरिज़ॉन्टली थ्रो किया था, तो ये इसी तरीके से सीधा-सीधा मूव करता, ठीक है? लेकिन ग्रेविटी की वजह से जी क्योंकि ग्रेविटी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, जो उसको क्या कर रही है, नीचे की तरफ बुला रही है। तो ये जाना तो सीधा जाता है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी ये इस तरीके से नीचे की तरफ जो है वो पुश होगा और यहाँ पर इस तरीके से ये नीचे की तरफ आएगा एंड देन यहाँ पे इस तरीके से इसका पाथ बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो हॉरिज़ॉन्टली अगर आप थ्रो करोगे तो वर्टिकल वेलोसिटी इस तरीके से थ्रो करेंगे। तो यहाँ पर क्या कैसे लिखेंगे इसको हम? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिज़ॉन्टली, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे हॉरिज़ॉन्टली, द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई नॉट, वी वाई नॉट लिखो या वी नॉट वाई कर लो आप इसको, ठीक है? तो वी नॉट वाई इज़ 0, ठीक है? तो जो इनिशियल जो आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो 0 है एंड द वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड। जी आपके पास क्या है, यहाँ पे जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो जैसे-जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा वैसे-वैसे इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है और वो क्या है, जी कांस्टेंट रेट है, ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इंक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम, कि जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी का वो क्या हो रहा है, वो लीनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे-वैसे यहाँ पर उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है एंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, के जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx, ठीक है? वो क्या है, वो कांस्टेंट है इस पूरी जर्नी के अंदर या इस पूरी मोशन के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो। काइनेमेटिक्स का लास्ट सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है ये। कैन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी, बाय इंक्रीजिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी, एक्सप्लेन योर आंसर। बेसिकली देखो सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि क्या आप इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करके रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को इंक्रीज कर सकते हो, तो इसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि रेंज का फार्मूला होता है आपके पास वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो आप देखो रेंज का वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर है। दैट्स मीन कि अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे 2 टाइम्स अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, रेंज जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज क्या आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मैंने इसका एंगल जो है वो फिक्स रख दिया है, 60 डिग्री का एंगल रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसकी वेलोसिटी को चेंज करवाऊंगी, ठीक है? बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट है और एंगल भी मैंने फिक्स कर दिया, बस मैं वेलोसिटी को चेंज करूँगी। तो क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी जो है हम चेंज करके पहले कितनी कर देते हैं, लेट्स सपोज 5 कर देते हैं, ठीक है? तो 5 के ऊपर हम फायर करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है वो पैराबोला बना है। यहाँ पर इस तरीके से रेंज एंगल 60 था, वेलोसिटी 5 थी। तो अब देखो इतनी स्मॉल जो है वो रेंज बनी है एंड देन अब मैं अगेन वेलोसिटी को इंक्रीज कर देती हूँ और यहाँ पे इंक्रीज करके मैंने कितनी कर दी है, वो 10 कर दी है, ठीक है? तो 10 वेलोसिटी के ऊपर मैंने जब फायर किया इसको, तो यहाँ पे देखो रेंज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा अगेन मैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही हूँ और इंक्रीज करके मैंने इसको 15 कर दिया है। तो दोबारा फायर किया तो आप देखो और मजीद रेंज जो है वो इंक्रीज हो गई है। मज़ीद मैं वेलोसिटी को इंक्रीज़ करूँगी, अब मैं इंक्रीज़ करके डायरेक्ट से 25 रख देती हूँ। तो 25 जब मैंने रखी तो देखो रेंज कितनी इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर देखो इतनी बड़ी जो है वो रेंज बन रही है। मज़ीद मैं इसका एंगल को जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ और एंगल वही 60 डिग्री का है हमारे पास। मज़ीद मैं इसको जब फायर करूँगी तो देखो अब यहाँ पर और मज़ीद ये तेज़ी के साथ मूव कर रहा है और मज़ीद जो है वो आपको बड़ी रेंज मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इस फिगर से पता चल रहा है, यहाँ पर हमने सिमुलेशन से ये देखा कि जैसे-जैसे हम अगर मैं एंगल फिक्स रखती हूँ और इनिशियल वेलोसिटी को जैसे-जैसे मैं बढ़ा रही हूँ वैसे-वैसे जो रेंज है वो कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर रेंज देखूँ तो वो कितनी हाई है, वो आपके पास आएगी वो है 55, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे इस वाले पे देखो, तो यहाँ पर जो रेंज आ रही थी वो कितनी आ रही थी 19। तो देखो 19 है और यहाँ पर जो है वो 55 है, देखो कितनी रेंज बढ़ गई है। 25 की वेलोसिटी जब मैंने इसको फेंका था तो यहाँ पर जो रेंज आई थी वो 55 मीटर थी और यहाँ पर अगर मैंने इसको जब 30 की वेलोसिटी से फेंका, तो यहाँ पे देखो कितनी आ रही है 79 पॉइंट समथिंग आ रही है, मतलब 80 समथिंग आ रही है देखो। तो कितना जो है वो हमारे पास जो है वो फ़र्क पड़ रहा है जैसे-जैसे हम वेलोसिटीज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं।
तो कैसे जो है वो इसकी रेंज के ऊपर फर्क पड़ा है यहाँ पर। तो ये 8 थी, यहाँ पर 19 हो गई है। तो इस तरीके से जो रेंज है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो वापस से चलते हैं कैसे एग्जाम में लिखना है इसको। यस, रेंज कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास वी नॉट स्क्वायर है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। तो इसके उससे हमें पता चल रहा है कि क्योंकि इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वी के ऊपर जो है वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, दैट्स मीन कि इसको डबल करने से रेंज जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो इफ द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल देन द रेंज विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो यहाँ पर रेंज जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। होपफुली आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और यहाँ पे यूनिट 2 काइनेमेटिक्स हमने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस भी तमाम जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।